मिट्टी में हम खेले हैं और उसी मिट्टी की हम सौगात भी हैं, लेकिन इतनी वाइड हिस्ट्री जो आज आपने प्रेजेंट की है, शायद मुझे नहीं लगता कि हम में से किसी भी सिरसावासी को इतना बड़ा ज्ञान इस विषय के अंदर रहा होगा। और आज ये नई बातें आपके सानिध्य के अंदर हमें सीखने को और हमारी जो जनरल नॉलेज है उसके अंदर ये ऐड ऑन हुई है। और बहुत ही सदे हुए शब्दों के अंदर आपने बहुत ही विस्तार के अंदर बहुत कुछ कह दिया कि हम सिरसा के लिए क्या कर सकते हैं और सिरसा के अंदर कंट्रीब्यूशन कैसे कर सकते हैं, और इसका विस्तार और जो हमारा जो एक्सपीरियंस है उसके साथ साथ में हम इसको किस तरीके से एक नई दिशा की तरफ लेकर के जा सकते हैं। मैं अगले स्पीकर जगत कक्कड़ जी को आमंत्रित करूंगा। जगत जी, आप अपनी बात कहें, क्या विजन, क्या यहां पर रोड मैप सेट हो सकता है? क्योंकि एक ही केंद्र बिंदु जो अभी प्रोफेसर साहब ने, वाइस चांसलर साहब ने रखा है कि स्टूडेंट्स के प्रति और सिरसा के प्रति क्या भाव और किस तरीके से इसे एक नई दिशा की तरफ ले जाया जा सकता है। इन मीनवाइल जगत जी का जो टेक्निकल इशू है वो शॉर्ट आउट होता है। प्रदीप, आपके पास मैं आऊंगा क्योंकि करियर अपॉर्चुनिटीज और बड़ा फाइनेंशियल एक्सपीरियंस आपका है और काफी लंबे अरसे से आप बाहर सर्व भी कर रहे हैं, सिरसा को बड़े करीब से देखा है और मुझे जहां तक याद है नेशनल कॉलेज के अंदर में आप कई बार टॉपर भी रहे हैं। एक विजन होता है, जैसा कि वाइस चांसलर साहब ने कहा कि उसके पेरेंट्स एक विजन देखते हैं बच्चे के, बच्चा भी ये सोचता है कि अब बड़ा होऊंगा, कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज हैं। सिरसा की ज्योग्राफी को देखते हुए सिरसा के अंदर और सिरसा के बाहर आपको क्या लगता है आपके एक्सपीरियंसेस से कि कहां पर अपॉर्चुनिटीज? जरूर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक मिस्टर सुरेश मनचंदा टू गिव मी एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक ए फ्यू वर्ड्स फॉर द persons who are staying in Sirsa and want to have a career in all the areas where they might have according to their capabilities. सोलंकी साहब का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की कि इमोशनल अटैचमेंट ऑफ ए पर्सन फ्रॉम द प्लेस वेयर ही बोर्न, जस्ट लाइक सिमिलर जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। तो मेरा भी जन्म सिरसा में हुआ है। इवन मैंने मेरी चार्टर्ड अकाउंटेंसी तक की सारी एजुकेशन भी सिरसा में रह के ही कंप्लीट की है। मैं एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करता था, तो हमारे पास भी ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं होते थे। तो जो लिमिटेड रिसोर्सेज के एफिशिएंट यूटिलाइजेशन के बाद हम जो आउटपुट निकाल सकते थे दैट वी यूटिलाइज एंड फॉर्चुनेटली आई बिकेम चार्टर्ड अकाउंटेंट। और 2006 में मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंसी कंप्लीट हुआ। 2 साल मैं सिरसा में ही मेरा अपना प्रैक्टिस मैंने किया। उसके बाद आई थॉट आई शुड मूव आउट ऑफ द सिरसा फॉर सम करियर अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि सिरसा के अंदर 2-3 चीज़ें मैंने नोटिस की जो कमी थी। लैक ऑफ गाइडेंस फर्स्ट ऑफ ऑल, कि यहाँ पे कोई भी ऐसा हमारे जानने वालों में या हमारे गुरुजनों में नहीं था जो हमें गाइड कर सके कि सिरसा में रह के कैसे अपने करियर को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। दूसरा था लैक ऑफ रिसोर्सेज। अगर मैं इकोनॉमिकली बात करें तो मैं मिडिल फैमिली से बिलोंग करता था। हम 5 भाई बहन थे, तो इकोनॉमिकली वी वर नॉट साउंड इनफ कि हम अपना बिजनेस खुद इस्टेब्लिश कर लें। इवन फॉर स्टार्टिंग प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हमें भी कुछ रिसोर्सेज चाहिए, ऑफिस चाहिए, ऑफिस के अंदर इंटरनेट चाहिए, वहाँ पे कोई सर्वेंट चाहिए। तो इस तरह की अरेंजमेंट के लिए हमारे पास इकोनॉमिकल रिसोर्सेज नहीं होते थे। तो लैक ऑफ रिसोर्सेज इज द सेकंड रीजन वेयर आई फाउंड सम स्ट्रगल, ए लिटिल बिट स्ट्रगल टू एस्टैब्लिश माई सेल्फ इन सिरसा इटसेल्फ। तो ये कुछ कारण थे कि मेरे को फोर्स होना पड़ा कि सिरसा से मैं दूर हो जाऊं। लेकिन जैसा सोलंकी साहब ने बोला कि आज भी मैं सिरसा से उतना ही जुड़ा हूं जितना मैं आज से 15 साल पहले जब मैं सिरसा से निकल गया उतना था। तो करियर के बारे में जहां तक सवाल है, मैं सिर्फ ये बोलना चाहूंगा कि द डिफरेंस बिटवीन द पर्सन who is at present and what he want to be, the difference is only what he does. मतलब जो आदमी जो काम करता है उसी पे उसका निर्भर करता है कि वो क्या बनना चाहता है। कैपेबिलिटीज और नॉलेज और competencies that can be acquired for any sort of career, there are basically three things required. One is
for all the students I am saying this. One is self assessment. हर एक व्यक्ति को जो भी अपना करियर चुनना चाहता है उसको पहले अपना सेल्फ असेसमेंट करना चाहिए कि उसके अंदर क्या क्या कैपेबिलिटीज हैं, वो उन कैपेबिलिटीज और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग क्या कर सकता है. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज एरियाज ऑफ अपॉर्चुनिटीज, कि कौन कौन से मेरे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग एरियाज अवेलेबल है मेरे लिमिटेड रिसोर्सेज स्फीयर में, कि मैं उनको यूटिलाइज करके उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर सकता हूँ. एंड थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज एक्वायरिंग स्किल्स, कि उस स्किल को मैं अटेन करूं, उसको स्किल को अक्वायर करूं जिससे मैं मेरे एरियाज ऑफ इंटरेस्ट और अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर सकूं. मैं अपनी बात करता हूं. मेरा जो इंटरेस्ट था कॉमर्स में, मैं एक बनिया हूं, जैसे हमारा अकाउंटिंग में ज्यादा नॉलेज रहता है, तो मेरा इंटरेस्ट था शुरू से ही बही खातों में. तो आई सिलेक्टेड कॉमर्स. आई डिड माई बीकॉम इन 1999 and then started doing some accounting job with some Aarti in Sirsa itself. In 99 to 2001, I did a part-time accounting job and I was studying higher education at the time. Then I decided to do chartered accountancy and joined chartered accountancy in 2001, and I completed chartered accountancy in 2006. Though I took more than 3 attempts in clearing my chartered accountancy, but fortunately I was lucky that I was the one between 120 students who cleared chartered accountancy in time. और उसके बाद भी मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी सिरसा में नहीं थी, तो मैंने अपने आप को मूव करने का डिसीजन लिया. तो गुड़गांव में आने के बाद यहाँ पे भी वही सेम कंडीशन थी कि हाउ टू एस्टेब्लिश माय करियर, माय अपॉर्चुनिटीज. लेकिन क्योंकि सिरसा में जो अपॉर्चुनिटीज या गाइडेंस नहीं थी, इंडस्ट्रीज नहीं थी, यहाँ गुड़गांव में वो चीज मेरे को फेस नहीं करनी पड़ी. After visiting a few clients, I got good opportunity with one automobile client, and there I headed their taxation team for their all Indian plant activities. तो यहाँ से मेरा करियर को एक किक मिला. तो मैं कहना चाहता हूँ सभी स्टूडेंट्स को कि किसी भी चीज को करने के लिए सबसे पहले आपका विजन चाहिए. अगर आपका विजन क्लियर है और उस विजन को अचीव करने के लिए, उस ड्रीम को अचीव करने के लिए आपने पॉजिटिवली एफर्ट्स किए हैं, तो सर्टेनली यू विल बी सक्सीड. वो कहा जाता है लूजर्स क्विट व्हेन दे फॉल बट विनर्स फॉल अंटिल दे सक्सीड, कि विनर्स तो तब तक गिरते रहते हैं जब तक उनको जीत नहीं प्राप्त होती. तो जो मेरा एक्सपीरियंस है ऑटोमोबाइल सेक्टर में, आईटी सेक्टर में, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग मार्केट में, तो मैं मेरी तरफ से आपके स्टूडेंट्स को या सिरसा के जितने भी वासी हैं 100% सपोर्ट रहेगा कि अगर कोई स्टूडेंट को करियर काउंसलिंग चाहिए या गाइडेंस चाहिए, यहाँ पे गुड़गांव या दिल्ली एनसीआर में कोई अपॉर्चुनिटीज है, उसके लिए कुछ हेल्प चाहिए, तो आई एम 100% अवेलेबल. एज फार एज कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग इंडस्ट्री इज कंसर्न, आज की डेट में मैं बात करूँ तो इंडिया इज डेवलपिंग कंट्री, और यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए वास्ट स्कोप है. अच्छी कंपनीज लाइक L&T, I can say the India's #1 company, and I am working with Shimizu Corporation. It is Japanese #1 company, and we are world #20 company. तो मेरे पास खुद के पास भी कई बार ऐसी अपॉर्चुनिटीज आती है, हमें ऐसा टैलेंट चाहिए होता है जिसको ढूंढने के लिए हमें HR प्रोफेशनल्स को कांटेक्ट करना पड़ता है. उसमें 2 तरह के लॉसेस होते हैं हमें. एक तो HR प्रोफेशनल को हमें कुछ ना कुछ कमीशन देना पड़ेगा, उनका कंसल्टेंसी चार्ज पे करना पड़ेगा. सेकंड, हमारे पास जो हम फ्री ऑफ कॉस्ट अक्वायर कर सकते थे अपनी होम टाउन से कोई कैपेबिलिटीज और टैलेंट को अक्वायर कर सकते थे, वो हम अपॉर्चुनिटी मिस कर जाते हैं. तो अगर कोई सिरसा से CDL यूनिवर्सिटी है या कोई और स्टूडेंट्स हैं वो कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो आई विल बी हैप्पी, मोर देन हैप्पी टू अक्वायर देयर टैलेंट इन माय कंपनी एंड इन माय क्लाइंट्स कंपनीज. दूसरी मेरे पास स्पेशलाइजेशन है IT इंडस्ट्रीज. IT इंडस्ट्री का, जैसे आपने बोला कोविड का लास्ट D इज फॉर डिजिटलाइजेशन, तो मेरे भी लिंक में मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं हु आर रनिंग देयर IT कंपनीज, एंड बेसिकली दे आर इनटू ऐप एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट्स. और उसके अंदर भी लाइक .NET डेवलपर्स और प्रोग्रामर और सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, इनकी ऑल टाइम रिक्वायरमेंट रहती है दिल्ली NCR और ऑल IT कंपनीज के अंदर. अगर आपके यहाँ कोई IT के स्टूडेंट्स हैं जो अभी फ्रेश बीटेक कंप्यूटर साइंस है, किसी ना किसी लैंग्वेज में एक्सपर्टाइजेशन है, तो वो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, सो दैट आई कैन हैव गुड अपॉर्चुनिटीज फॉर देम. थर्ड एरिया में अगर काउंट करना चाहूँ तो वो है ब्लॉकचेन डिस्ट्रीब्यूशन.
इस ब्लॉकचेन डिस्ट्रीब्यूशन को मैं अगर थोड़ा सा और इलेबोरेट कर दूं तो वो है एक लाइक एफएमसीजी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अभी भी कुछ ऐसे ग्रे एरियाज हैं, अनऑर्गेनाइज एरिया है। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा ओयो होटल का। यहाँ पे भी एक मिस्टर अग्रवाल थे जिन्होंने अनऑर्गेनाइज जितने भी लॉज, छोटे होटल और छोटे होटल्स थे जो वेब के ऊपर अपने आप को सेल नहीं कर पाते थे और उनकी जितनी कैपेसिटीज होती थी वो उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते थे। तो ओयो ने क्या किया, उन सभी को एक अपने प्लेटफॉर्म, अपने अम्ब्रेला के नीचे ले आया और उससे उनका क्या बेनिफिट हुआ कि उनके अंदर जो अनयूटिलाइज्ड रूम्स थे वो सभी सेल आउट हो गए। तो ओयो ने एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर को हिट किया। सिमिलर अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज एफएमसीजी डिस्ट्रीब्यूशन। इट इंक्लूड्स वेज एंड फ्रूट डिस्ट्रीब्यूशन। आज किसान क्या करते हैं, वेजिस उगाते हैं, फ्रूट्स उगाते हैं, लेकिन दे आर फोर्स्ड टू सेल ऑल देयर प्रोडक्ट टू द आड़तीस। आड़ती क्या करते हैं, उनको टॉर्चर करते हैं, उनको निचोड़ लेते हैं कि हाँ कोई भी, जैसे आलू है आपको 5 रुपीज केजी मिलेगा, जबकि मार्केट प्राइस उसका 30 रुपीज सेल कर रहे हैं वो। तो ये जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस को खत्म करके डायरेक्ट बेनिफिट अगर कंज्यूमर और प्रोड्यूसर को कनेक्ट कर दिया जाए तो दैट विल बी मोर एडवांटेजियस टू ऑल दी पीजेंट्स, ऑल दी फार्मर्स। सेकंड है इसमें एरिया एक सोलर एनर्जी टेक्नीशियंस। आज क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन इज द मोस्ट important phenomena where every energy resources is concentrated to solar energy. Even if I talk about Shimizu, we have a plan to collect all the solar energy using lunar rings. अगर आप Shimizu कॉर्पोरेशन का टोक्यो का वेबसाइट सर्च करना चाहें, गूगल पे भी सर्च करेंगे, तो we have one vision that जो अनयूटिलाइज सोलर एनर्जी है उसको हम कैसे अर्थ के यूटिलाइजेशन में ला सकते हैं। उसमें एक हमारा प्रोजेक्ट है लूनर एनर्जी कि टोटल मून के ऊपर रिंग्स बनाए, उस रिंग से जितना भी सोलर रेज आ रही है एनर्जी कलेक्ट होगा और वो सारा अर्थ के ऊपर हम ट्रांसमिट करेंगे। तो दैट प्रोजेक्ट विल बी इम्प्लीमेंटेड इन 2024 एंड नासा इज अकम्पनीड विद Shimizu, आवर कंपनी। तो ये भी एक बहुत बड़ा एरिया है जिसके अंदर स्टूडेंट्स को अच्छी अपॉर्चुनिटीज हो सकती है अगर वो सोलर टेक्नीशियन बनना चाहते हैं। तो सेकंड, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिजिटल बोर्ड्स, ये भी कोविड के पार्ट डी लाइक है। आज के जनरेशन में ई एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एजुकेशन। अब ई एजुकेशन में प्रेजेंट हमारा सिनेरियो होता है, देयर इज ए व्हाइट बोर्ड एंड वन प्रोजेक्टर इज इंस्टॉल्ड एंड टीचर इज टीचिंग यूजिंग प्रोजेक्टर। अब डिजिटल बोर्ड क्या करेगा, डिजिटल बोर्ड इज इटसेल्फ ए प्रोजेक्टर। उसके अंदर कोई पेन ड्राइव से और इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू वी कैन डायरेक्टली डिस्प्ले ऑल ओवर कंटेंट्स। इट कैन बी वर्क लाइक ए ब्लैक बोर्ड और व्हाइट बोर्ड। तो वो एक डिजिटल बोर्ड मैन्युफैक्चरिंग कैन बी डन। इट इज माय इनोवेशन, माय थिंकिंग। आई डोंट नो व्हाट द टेक्निकल कैपेबिलिटीज विल बी रिक्वायर्ड टू मेक दिस डिजिटल बोर्ड, लेकिन ये एक बहुत ऐसा एरिया है जिसके अंदर अगर कोई ऐसा बोर्ड बनाया जाए इंडिया मेक हो तो वो अच्छा प्रोडक्ट साबित हो सकता है इंडिया के लिए। सेकंड, मेरा इन्वेंशन नहीं है ये, मैंने कहीं से नॉलेज ग्रैब किया था। एडिबल क्रोकरी दैट इन ऑल द होटल्स नाउ वी आर कंजर्वेटिंग एनवायरनमेंट and we are more focusing on the product which is easily dissolvable in environment itself. तो आज जो हम प्रोडक्ट यूज करते हैं क्रोकरी में, वो थर्मोकोल है या प्लास्टिक है, दोनों अगर 1000 इयर्स के लिए भी अर्थ के अंदर छोड़ देते दे विल नॉट गेट डिसॉल्व। तो ये इसका एक ऑल्टरनेटिव है एडिबल क्रोकरी। जो गेहूं, ज्वार, बाजरा, जितने भी एडिबल हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनसे हम क्रोकरी बनाए, वो होटल के अंदर सर्व हो। अगर चाहे तो वो उस प्रोडक्ट के अंदर हम ऐसे मसाले और अजवाइन वगैरह डाल सकते हैं कि आप अपनी चीज प्रोडक्ट खाओ, अपना भोजन खाओ और वो क्रोकरी भी साथ में खा जाओ। अदरवाइज यू कैन थ्रो इन डस्टबिन विच कैन इजीली डिसॉल्व इन द एनवायरनमेंट। तो ये एक अच्छा कंसेप्ट है जो मैंने कहीं से पढ़ा था, जो मैं करना चाहता हूँ आज की डेट में। तो इस तरह के कई कंसेप्ट्स हैं जो हम फ्यूचर में, जो स्टूडेंट्स अभी आ रहे हैं इंजीनियरिंग करके या मैनेजमेंट करके, दे कैन हैव अपॉर्चुनिटीज इन ऑल दोज फील्ड्स। इन एरियाज में अगर मेरी किसी भी तरह की कोई सपोर्ट चाहिए तो आई विल शेयर माय कॉन्टैक्ट डिटेल्स टू मिस्टर सुरेश मनचंदा एंड सर्टेनली ही विल शेयर विद you all. Or that's it from my side, and I'll be quite happy to speak a few words for all of these things. Thank you.
थैंक यू वेरी मच प्रदीप। बहुत ज्ञानवर्धक जो बातें थी वो आपने यहाँ पर कही हैं।